दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे आगे जब बात करूंगा, अगर गलती से भी मेरे आंखों से आपको थोड़ा सा भी आंसू निकलता हुआ दिखे, मैं पहले से माफी मांग लेता हूं क्योंकि मुझे नहीं दिखाना। एंड मैं कोशिश करूंगा वो जो पार्ट्स है बहुत कन्विंसिंगली एडिट करके बाहर निकालने के लिए। बट फिर भी अगर आपको दिखे उसके लिए पहले से माफी मांगना जरूरी है। अब ये वीडियो कोई मैच एनालिसिस वीडियो प्रॉपर नहीं होने वाला। एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा नजरिया मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाला हूं जो ये सुप्रीम कोर्ट, ड्रीम इलेवन कब वापस आएगा, ये सब के चक्कर में आप नहीं देखे होंगे शायद से। देखते हैं आप कितना एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को हो सके अगर पसंद आए तो एक लाइक करके शुरुआत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं। नहीं, आज कोई इंट्रो नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वीडियो में इंट्रो चलाने जैसा कुछ है, क्योंकि ये वीडियो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। इस वीडियो का टॉपिक, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे आगे, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ये जो फैंटेसी क्रिकेट जब शुरू हुआ था, रियल मनी गेमिंग इंडिया में जब शुरू हुआ था और उसके ऊपर डिसाइड किया गया कि जीएसटी लगाना है, तब कितना परसेंट जीएसटी के साथ ये शुरुआत हुआ था आपको पता है? 18%, 18% जीएसटी के साथ ये शुरुआत हुआ था। गवर्नमेंट को एक टाइम पे लगा कि नहीं, 18% से हमारा मन नहीं भर रहा, ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, हमको 18 नहीं 28% जीएसटी लगाना चाहिए, उसके साथ अभी टीडीएस भी ऐड करना चाहिए। अब कंपनीज को यह बात बताया गया कि भाई हम टीडीएस भी लगा रहे हैं और 28% जीएसटी भी लगा रहे हैं। कंपनीज का यह कहना था, मतलब फैंटेसी एप्स का, कि अगर आप 28% जीएसटी भी लगाएंगे और टीडीएस भी लगाएंगे तो जो हमारे यूजर्स हैं उनका तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कम हो गया मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, शायद हम अपने यूजर बेस को हरा ना दें। तो फैंटेसी एप्स ने खुद डिसाइड किया कि कुछ जो जीएसटी एंड टीडीएस है वो हम अपने पॉकेट से देंगे, बट यूजर्स का नेट प्रॉफिट उतना मेंटेन रहना जरूरी है। अब ये 28% जीएसटी एंड टीडीएस तक तो ठीक था, बट गवर्नमेंट का भूख ना वहां पे थमा नहीं। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अभी 40% जीएसटी हमें करना है और टीडीएस भी रखना है। अब पहले ही फैंटेसी एप्स अपने पॉकेट से कुछ चीजें दे रहे थे ताकि यूजर्स का नेट प्रॉफिट उतना बना रहे। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम कर चुके थे ऑलरेडी, बट फैंटेसी एप्स और कितना करे। फैंटेसी एप्स ने अभी कहा कि नहीं, 40% जीएसटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होने वाला। अब गवर्नमेंट का ईगो एंड भूख दोनों ही है और दोनों को सेटिस्फाई करना उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सेटिस्फाई ना हो वो सीधा बैन कर देंगे, जो उन्होंने किया। जब तक उनको अपने मन मुताबिक जीएसटी का परसेंटेज एंड टीडीएस का परसेंटेज मिल रहा था, उनको ये चीज लीगल लग रहा था। 40% जीएसटी उन्होंने मांगा टीडीएस के साथ, और फैंटेसी एप्स भी अपनी जगह पे सही है, और वो कितना अपने पॉकेट से दे, फिर वो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो वो इस बार अपने जगह पे अटल रहे कि नहीं, 40% जीएसटी पे हम एग्री नहीं करते। अब गवर्नमेंट को ये बात लग गया बुरा, वो सीधा सीधा कर गए बैन। और बैन भी कैसा कि कोई पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सीधा 2 3 4 दिन के अंदर एक पूरा इंडस्ट्री खत्म कर दिया। और हम इसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। स्ट्रेंज ना। दोस्तों मैं इस वीडियो में कुछ सवाल पूछा है, एंड ये सवाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए और अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक ये बात ऑटोमेटिकली पहुंचे, ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा ऐसे वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जो फैंटेसी क्रिकेट खेलता था उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पेटीएम फर्स्ट गेम्स के एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहां पे क्लियर कट वो बता रहे हैं अगस्त 20 को जब हम आए ऑफिस में, कोई बज उस तरीके से नहीं था जो रेगुलर काम करते समय होता है। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे इस सोच के साथ कि हमारा जॉब जाने वाला है, ये पूरा इंडस्ट्री खत्म होने वाला है, अभी हम काम करें तो करें क्या। 30 साल के माथुर साहब ने ये कहा कि अगर आप ध्यान से सोचेंगे इसको, हमने पूरे कैरियर में जो बिल्ड किया है अपना, 30 साल की उम्र में आके हमको ये पता चल रहा है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है।
आपको कुछ नया कैरियर अभी देखना पड़ेगा। जो आपका एक्सपर्टीज है ना इंडिया के मार्केट में, अभी उसका जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट का कहना था ऑनलाइन गेमिंग इज बिकमिंग अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज। अच्छा, तो ये जो गुटखा है, जो ये दारू है, ये क्या कोई एडिक्शन नहीं है? इसमें क्या 14, 15, 16 साल के बच्चे एंगेज बिल्कुल ही नहीं हो रहे? आप क्या गारंटी दे सकते हैं? क्या ये चीज फैमिलीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा? अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पूरे देश के यूथ को अगर ये बर्बाद कर रहा है, जो कि ये कर रहा है, तो वो चीजें कैसे एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? ये मेरा कुछ लॉजिकल सवाल है अपने ही देश के गवर्नमेंट के प्रति। मतलब आप सोचो, कोई 10 साल से काम कर रहा है इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, कोई 15 साल से काम कर रहा है, अपने स्किल को और ज्यादा शार्पन अप कर रहा है ताकि बेहतर से बेहतर हो पाए, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको पता चलता है इस स्किल में, जो स्किल में आप शार्पन अप कर रहे हैं, खुद को बेहतर बना रहे हैं, शायद इसके अलावा आपको कुछ और आता ही नहीं है, और वो पूरा इंडस्ट्री विद इन अ स्पैन ऑफ 2, 3, 4 डेज खत्म, कोलैप्स हो गया। ये जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया, इसके बाद ड्रीम इलेवन ले लीजिए, एमपीएल, जूपी, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, गेम्स 24/7 अपना 60 to 70% एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर चुके हैं, उनको नौकरी से निकाल चुके हैं, क्योंकि वो भी क्या करें। एक 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाना, आप समझते हैं इसका डेप्थ? और उसमें काम करने वाले 2 से 3 लाख लोगों का जॉब अचानक से चले जाना, ऑल ऑफ अ सडन विद द ब्लिंक ऑफ एन आई। अब ये भी नहीं, सिर्फ उनके साथ जो प्रोफेशनली फैंटेसी क्रिकेट को खेलते थे, फैंटेसी स्पोर्ट को एंजॉय करते थे, इन्वेस्ट करते थे, वहां से अर्न करते थे, जैसे कि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स करते हैं, उनका एक पूरा इनकम स्ट्रीम ही वैनिश हो गया। और हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। स्ट्रेंज नो? एक एम्प्लॉय है अड्डा 52 प्लेटफॉर्म का, उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि मेरा एक कलीग है मेरे ऑफिस में, उनका बीवी प्रेग्नेंट है, एंड उस कलीग के बीवी को एक कॉल आता है उस बीवी के फैमिली मेंबर से, एंड कहते हैं कि जो आपका पति है उनका तो जॉब जा चुका है, अब क्या होएगा? ये सुन के उन बीवी का जो ब्लड प्रेशर था वो हाई हो गया, और शरीर में डिस्ट्रेस पैदा हुआ, जिसके वजह से उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अच्छा, माथुर साहब करके एक है, पता है, ड्रीम इलेवन का एम्प्लॉय, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा एक कलीग था, वो अपना जो कंपनी है वो स्विच कर रहा था, दूसरे कंपनी में जा रहा था, बेटर प्रमोशन के चलते 40% हाइक उसको वहां पे मिल रहा था। फिर जब वहां पे वो गया, कुछ ही दिन के अंदर ये पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो गया, और उसको कहा गया कि हम इतना पे आपको नहीं कर सकते, रादर ये नौकरी ही हम आपको अभी नहीं दे सकते। उस बंदे ने इस जॉब के लिए ना दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट किया था अपने पूरे फैमिली के साथ, 2 से 2.5 महीने पहले। उन्होंने ये भी ऐड किया है अपने तरफ से कि मैं पूरा जिंदगी ये रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पे एंड सेक्टर पे काम करने के बाद, अभी इस उम्र में, उनका उम्र ऑलमोस्ट 35 ईयर्स है, अभी मैं न्यू सेक्टर में काम करने के लिए जा रहा हूं, या फिर मैं खोज रहा हूं कहां पे मुझे काम मिलेगा। ये पूरा मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसको पूरा बिगाड़ के रख दिया है। गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली कहा है कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, मतलब फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ये सारे स्किल बेस्ड और नॉट सो स्किल बेस्ड दोनों, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पैदा करता है फैमिली के अंदर, जो सुइसाइड की तरफ लीड करता है यंगस्टर्स को, प्लस एडिक्शन भी क्रिएट करता है। अच्छा, क्या आपको पता है ये टोबैको से 13 लाख लोग इंडिया में एनुअली मरते हैं? उनका क्या हिसाब है वैसे? आपने टोबैको बंद करने के लिए कभी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। रादर टोबैको तो इंडिया का जो टेस्ट मैचेस होता है वहां पे बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग करके लगा होता है ग्राउंड के अंदर, उसका क्या है? अगर बात बड़ा है तो और दूर तक जाएगा। ये जो शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ जुबा केसरी करते रहते हैं, वो क्या हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सही है? क्या वो एडिक्टिव नहीं है? क्या वो फिजिकली यंगस्टर के हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा? वो कैसा खुला तुम्हारे नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है भाई, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, प्रमोशन के तौर पे। यार गवर्नमेंट वालों, तुमको शर्म नहीं आता क्या? मतलब एक बात बताओ, कितना लॉजिकल है ये चीज समझना एंड सोचना? मतलब कोई अनपढ़ गवार भी ये सोच सकता है कि अगर ये चीज बहुत ज्यादा खराब है, तो ये चीज पहले तो टीवी में कैसे आया,
ड्रीम इलेवन का एडवर्टाइजमेंट, फैंटेसी क्रिकेट का एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ ड्रीम इलेवन क्यों, एमपीएल से लेके रियल इलेवन, विजन इलेवन, माई इलेवन सर्कल, पता नहीं क्या क्या। फैंटेसी क्रिकेट प्रॉपरली जब आईपीएल होता था तब कमेंटेटर्स का खुद का एक लीग होता था, वो पॉइंट्स डिस्कस करते थे हर मैच के बाद, कौन कितना रैंकिंग पे है, वो 10 12 15 जो कमेंटेटर्स है वो आराम से अपना रैंक देखते थे। आप स्पोर्ट्स तक में देख लीजिए, विक्रांत गुप्ता, कौन नहीं जानता उनको, वो पूरा स्पोर्ट्स तक टीम बोलते थे कि आपका फैंटेसी क्रिकेट में आज रैंक कितना आया, आप कितना रुपए आज जीते। अगर गलत है तो आपने ये सब चीज इतना दिन तक होने कैसे दिया। और अगर मैं सब कुछ भूल भी जाऊं, सिर्फ ड्रीम इलेवन का सोचूं, ये ड्रीम इलेवन चला गया फैंटेसी क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने और इंडिया के जर्सी को स्पॉन्सर करने लग गया, और आपने ये होने दिया। मतलब अगर ये खराब चीज है, आपको पता चल रहा है ये खराब चीज है, तो आपको तो ये सब कुछ बैन कर देना चाहिए था पहले। मतलब ये सब कुछ टीवी में तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए था। नहीं, आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको तो वो जीएसटी के पैसे मिल रहे थे ना। आपने 18% किया पहले, फिर 18 से 28% किया, उसके सामने टीडीएस भी लगाया जीएसटी के साथ साथ। आपको इतने सालों तक अपना जो ईगो है वो पैसे के रिगार्डिंग वो सेटिस्फाई हो रहा था, फैंटेसी एप्स आपको दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मना किया कि 40% जीएसटी एंड टीडीएस हम नहीं देंगे, आपके ईगो पे लग गया बात और आपने सीधा बैन ही कर दिया। और बहाने के तौर पे आप ये यूज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न हो रहा है, बहुत ज्यादा यंगस्टर्स एडिक्टेड हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके स्कूल में आप क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं? ये क्रिटिकल थिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल में है? अब मैं क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट कहां से लेके आ गया ऑल ऑफ अ सडन, ध्यान से सुनना। ये क्रिटिकल थिंकिंग वो चीज है जो आपको क्षमता देता है कि आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करो और लॉजिकली एनालाइज करो। किसी दिन अगर फैंटेसी क्रिकेट में, क्योंकि आप रियल मनी इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उसमें अगर लॉस भी हो जाए तो आप एनालाइज कीजिए कि मैंने कहां पे गलती किया, rather than इमोशनली आप बहुत ज्यादा भारी हो गए, रोने लग गए, सुसाइड करने लग गए। ऐसा नहीं है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग किसी के अंदर है, बचपन से सिखाया जा रहा है 10-12 साल से, तो उस बंदे के अंदर या बंदी के अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज होएगा, एनालाइज करने का एबिलिटी होएगा। वो सुसाइड करने नहीं जाएगा, वो कारण ढूंढेगा। और उसको ये पता होएगा अगर मैं आज इतना इन्वेस्ट करूं तो मैं इतना विन कर सकता हूं, बाई चांस अगर इतना इन्वेस्ट करके इतना लॉस हो भी जाता है पूरा, तो मेरे पास ये बैकअप है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, ये लॉजिकल थिंकिंग है जो हमें स्कूल में सिखाना चाहिए हर एक चीज के लिए। सिर्फ फैंटेसी का बात नहीं हो रहा यहाँ पे। और उसी क्रिटिकल थिंकिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लाइफ के हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। और फैंटेसी क्रिकेट जब हम खेल रहे हैं, अगर वो बेस क्लियर हो क्रिटिकल थिंकिंग का, तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सुसाइड करने नहीं जाएगा थोड़ा सा लॉस होने पे। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि 45 करोड़ पीपल are negatively affected by this fantasy cricket real money gaming and 20,000 करोड़ से ज्यादा लोग नुकसान कर चुके हैं। अच्छा, ये जो डेटा है ये आपको कहां से मिला? इसका सच्चाई कितना है? क्योंकि सच्चाई तो आपने नहीं दिखाया, आपने बस बोल दिया। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूं कि 1 भी रुपए का लॉस नहीं हुआ किसी का। उसमें सच्चाई कितना है? सच्चाई बताइए, आप सोर्स दीजिए कि आपको पता कैसे चला, आपने कैलकुलेट कैसे किया ये कि 45 करोड़ लोग नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं एंड 20,000 करोड़ लोग हार चुके हैं टोटल। कैसे आपको पता कैसे चला, बताइए। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि ये बैन लगने के बाद जिनका जॉब नहीं रहा उनको हम सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे या फिर जॉब देके सपोर्ट करेंगे, जो भी है। बट आपने क्या किया है उसके रिगार्डिंग? क्योंकि मुझे नहीं लगता अब तक, जितना मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूं, एक भी बंदे को आपने जॉब दिया है या फिर कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया है। उल्टा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, जो 3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं नौकरी से निकालने से पहले, ताकि वो 3 महीने के अंदर अंदर अपना नेक्स्ट जॉब ढूंढ पाए, एक कुशन रहे एटलीस्ट। बट आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वादे तो कर दिए, बट वही बात है कि कोई लॉजिकल थिंकिंग आप पे भी नहीं है। वैसे इस गवर्नमेंट के पास ना कोई विजन है, ना कोई काम करने का तरीका। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। मतलब डेमोक्रेसी को ये बिल्कुल मारने पे तुले हुए हैं। क्योंकि अगर विजन होता, उनको पता होता कि हम जिस चीज को करने का कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर आपको उन मुद्दों के विषय में अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी मैं बनाऊंगा। तो और बड़े बड़े मुद्दे देश में हैं जो इससे ज्यादा सीरियस है। आपने कुछ नहीं सोचा है, मैं आपको बताता हूँ।
आपने कुछ नहीं सोचा है, आपने बस कर दिया ये। वो 2-3 लाख लोग अपना देख लेंगे, जिए मरे, आपको उससे कुछ नहीं है। मोटा मोटा बात यह है कि आपको ईगो सेटिस्फाई करना था। वो 40% जीएसटी आपको निकलवाना था फैंटेसी ऐप से, जो आपने बैन करके निकलवाया है। इसके बाद भी अगर फैंटेसी ऐप्स फिर से वापस आते हैं, शायद कुछ नए तरीकों के साथ, तो 40% जीएसटी उनको अभी भी देना पड़ेगा। आपको लोगों की जिंदगी से, लोगों के लाइवलीहुड से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको अपने ईगो से मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, इतना जीएसटी, इतना टैक्स आप ले रहे हैं, कर क्या रहे हैं वैसे? मतलब वो मंदिर बनाने के अलावा कुछ खास तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख ही रहे हैं, कुछ बहुत खास तो नहीं है। दिल्ली में जिस लेवल का ठंड पड़ता है विंटर के दौरान, समर के दौरान जिस लेवल का गर्मी होता है, और मॉनसून के दौरान जिस लेवल का बारिश होता है, उनका तो जीना हराम हो चुका है। दिल्ली वालों, अगर कोई दिल्ली से वीडियो देख रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, गवर्नमेंट को इस बारे में क्या सोच है, उनका क्या विजन है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? एंड सबसे बेसिक मुद्दे पे तो मैंने अभी बात ही नहीं किया है, उसके बारे में तो मैं 20-25-30 मिनट तक, रैदर घंटों तक बात कर सकता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी ही नहीं है ऑलरेडी अपने देश के अंदर। जिस लेवल का नौकरी का जरूरत है, उस लेवल का नौकरी के साथ हम जो स्पेशलिटी रखते हैं वो मैच नहीं करता। मतलब स्कूल कॉलेज में जो सिखाया जाता है वर्सेस जो जॉब में एप्लीकेशन बेस्ड काम करना होता है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। तो हमारा जो करिकुलम है ना कॉलेजेस एंड स्कूल्स का, बहुत ही निचले लेवल का है, और जॉब का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जब कोई एक बंदा इंडस्ट्री में जाना चाहता है जॉब करने के लिए, कॉलेज से जस्ट निकला है डिग्री लेके, फिर वो रिलेट नहीं कर पाता कि मैं ये थ्योरी बेस्ड चीजें सीख के जा रहा हूँ और वहां पे प्रैक्टिकल बेस्ड काम करना पड़ेगा, तो मुझे तो नहीं आता वो। तो अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस के करिकुलम को प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा बनाना, इंडस्ट्री में अभी जो चल रहा है उस बेस्ड ज्यादा बनाना, ये आपका काम है या मेरा काम है? आपको इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा देखना नहीं है, आपको लोगों के लाइवलीहुड को रिगार्डिंग कोई देखना नहीं है, आपको बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। कितना डेमोक्रेटिक कंट्री है, नहीं? आप अगर जब तक अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस के करिकुलम को, जो चीज वहां पे सिखाया जा रहा है, उसको पर ईयर या 5 साल बाद बाद या 2 साल बाद बाद मॉडिफाई नहीं करेंगे इंडस्ट्री में करंटली जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो जो लड़का या लड़की पॉलिश होकर निकल रहा है, आपको लग रहा है कि पॉलिश होकर निकल रहा है, बट वो इंडस्ट्री रेडी तो नहीं है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और आपने क्या किया, एक पूरा इंडस्ट्री, 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री, 2 से 3 लाख लोगों का जॉब ऑल ऑफ अ सडन आपने छीन लिया। अच्छा आपको नहीं लगता कोई 20 साल का हो सकता है, कोई 25 साल का हो सकता है इस टाइम पे, कोई 35 का हो सकता है, कोई 45 साल का हो सकता है, एंड उनका जॉब ऑल ऑफ अ सडन चला गया? सोचो, एक ऐसा बंदा जो 30 साल का मान लेते हैं, ठीक है, वो 23-24 साल से अपने माँ बाप के साथ लड़ लुड़ा के कोशिश कर रहा है कि अपने फील्ड में कुछ करे। अब उसका इंटरेस्ट था फैंटेसी क्रिकेट में, वो फैंटेसी क्रिकेट में अपना कुछ जिंदगी बनाना चाहता था, यहां से पैसे कमा के एक स्टेबल इनकम बनाना चाहता था, इसी में उसका गुजारा होना था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई जिंदगी में और कुछ खास करने का जरूरत नहीं, फैंटेसी क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, मुझे यही करना है। आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप फैंटेसी क्रिकेट के प्लेयर्स रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी ज्यादातर, तो आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ऑल ऑफ अ सडन उनको पता चले 30 साल 32 साल की उम्र में कि मैं तो और कुछ नहीं करता, और ये पूरा इंडस्ट्री अभी रहा ही नहीं, तो उनका जो एक ही इनकम सोर्स था वो अभी नहीं रहा। एंड माइंड यू, ये काम, ये इनकम सोर्स वो अपने मम्मी पापा से लड़ लुड़ा के शुरू किया था, एंड इसमें स्टेबिलिटी भी हासिल कर लिया था, बट जब इंडस्ट्री ही पूरे देश से बैन हो गया, फिर क्या काम हो? अब वो बंदा 30 साल 32 साल या 35 साल की उम्र में कौन सा नया जॉब वो ढूंढने को देखेगा, कौन सा नया स्किल सीखेगा? अब आपको नहीं लगता इस समय पे उस बंदे का मेंटल स्टेट भी कोई नया स्किल सीखने वाला नहीं होगा? वो चाहेगा कि अपने बूढ़े मम्मी पापा को प्रोवाइड करे। अगर उनका कोई खुद का फैमिली है तो बच्चों का स्कूल का फीस, बीवी का जितना जरूरत है उतना, खुद का जरूरत है उतना, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? आपने बड़े बड़े वादे तो कर दिए कि हम ये सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे जिनका जॉब जा रहा है, अब तक एक भी बंदे का सपोर्ट आपने किया है? आप बता सकते हैं क्या? कुशल नाम के एक ड्रीम 11 एम्प्लॉय है, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा एक सीनियर है जिनका 1.5 साल का लड़का है, और वो 1 BHK से 2 BHK रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं। अभी उनका नौकरी तो नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेटली इंडस्ट्री नहीं है तो नौकरी किस काम का।
वो जो शिफ्ट हुए हैं ना नए फ्लैट में, 1 लाख पर मंथ उसका ईएमआई है। अब वो ईएमआई कैसे भरे, और बच्चे का जो नीड्स है या बीवी का नीड्स है या खुद का नीड्स है, मतलब वो जो संसार है वो कैसे चलाए, क्योंकि उनका खुद का उम्र 35 के करीब है। इस समय पे जिस फील्ड में उनका एक्सपर्टीज था, वो फील्ड तो अभी रहा ही नहीं, पूरा इंडस्ट्री नहीं रहा। अभी नया वो कौन सा नया स्किल सीखे और कौन से नए जॉब में जाके इंटरव्यू दे ताकि उनको नौकरी मिल जाए। और सिर्फ नौकरी मिलना जरूरी नहीं है, वो जो 1 लाख पर मंथ वाला ईएमआई है उसको भी फुलफिल करना है, तो उस लेवल का जॉब होना जरूरी है। अगर 30,000 वाला नौकरी मिलेगा तो 1 लाख का ईएमआई का खाक देगा वो। पता है, एक फीमेल एम्प्लॉय है ड्रीम इलेवन का, उनका भी यही कहना है कि भाई देखो, मैंने 10 साल से ज्यादा ड्रीम इलेवन के साथ काम किया है, उनका एम्प्लॉय बन के काम किया है, मेरा एक्सपर्टीज ही इस फील्ड में है। मुझे अपने मम्मी पापा ने कहा था कि पहले शादी कर लेने के लिए, आज से 5 से 6 साल पहले, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज्यादा प्यारा है, तो मैं उसमें पहले हासिल कर लेता हूँ चीजें, फिर मैं शादी कर लूंगा। उन्होंने जस्ट 2-3 महीने पहले शादी किया था और अभी ये चीज हो गया। तो अब खुद सोचिए ना, ये 2 से 3 लाख लोग जो एम्प्लॉयज थे, जो जॉब करते थे इस पूरे इंडस्ट्री में, 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री, जिसको आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता था, जो वो दे भी रहे थे, आपको वो अच्छा नहीं लगा। आपने सोचा कि हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 40% जीएसटी वो नहीं दे रहे, तो सबको उड़ा दो, बस उड़ा दो। कितना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। और जो फैंटेसी प्लेयर्स थे उनका बात तो अलग से ही, कितने प्रोफेशनल फैंटेसी प्लेयर्स अभी बन चुके थे जो डेली 2,000-2,500 का प्रॉफिट निकालते थे। ये 2,000-2,500 तो मैं कम बोल रहा हूँ, कोई कोई 5,000 का प्रॉफिट निकालता था, कोई 1,000 का निकालता था, कोई 30-40 हजार का प्रॉफिट निकालता था डेली, ज्यादातर दिन। चलो बीच बीच में कुछ दिन लॉस हो जाएगा, वो डेफिनेट है, बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको पता है उस लॉस को रिकवर कैसे करना होता है। और सिर्फ यही नहीं था, एफिलिएट इनकम भी तो था। मैं बस आंख बंद कर रहा हूं और सोच रहा हूं, एक बंदा 35 ईयर्स या 40 ईयर्स का है या 30 साल का है, जिंदगी में इस फील्ड के अलावा, मतलब फैंटेसी क्रिकेट, फैंटेसी स्पोर्ट में काम करने के अलावा या फैंटेसी क्रिकेट खेल के पैसे कमाने के अलावा कोई ज्यादा स्किल इन्होंने नहीं सीखा है और जिससे ये अभी तुरंत पैसे कमा सके। वो बंदा अभी करेगा क्या? वो बंदा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो बंदा अगर सुइसाइड नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस वीडियो का अगर पार्ट 2 चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर से दबाएं। इस वीडियो को इतना तक ही रखते हैं। आप देख रहे थे ज्ञान स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।